हेलो बच्चों, आज से हम मनी यानी कि मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम बैंक शुरू करने वाले हैं कि बैंक्स कौन कौन से हैं इंडिया में, कैसे इमर्ज हुए इंडिया में। उसके पहले हमें मनी के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मनी के बारे में जानेंगे तभी बैंक के बारे में समझ पाएंगे कि बैंक कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वे काम करते हैं, आरबीआई कैसे काम करता है। और अभी जो आपने सुना होगा रेपो रेट क्या है, सीआरआर, एसएलआर, ये सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा लेक्चर देखेंगे जो कि मनी के बारे में है, क्योंकि मनी जो है वो बेसिक किसी भी इकॉनमी का बेसिक होता है मनी। तो मनी आज हम पढ़ेंगे। मनी जिसे हम मुद्रा भी कहते हैं, मनी के फंक्शन क्या क्या हैं, उसके फॉर्म यानी कौन कौन से रूप हैं, किस तरह मनी इमर्ज हुआ, और आज सिक्के नोट आप जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसका यूज़ कर पा रहे हैं, वे कैसे ये आखिर अस्तित्व में आए हैं। तो शुरू करते हैं मनी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मनी या मुद्रा आखिर है क्या। तो इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है, उसको हम ध्यान से देख लेते हैं, जिससे हम क्लियर हो जाएगा कि मनी क्या क्या होता है। तो मनी कोई भी आइटम हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु हो सकती है जो जनरली क्या एक्सेप्ट करती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो दो चीज़ें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, यानी कि स्वीकार करनी चाहिए। कौन सी दो चीज़ें हैं वे? तो पहला है वो पेमेंट को स्वीकार करनी चाहिए। पेमेंट यानी कि भुगतान। किसका भुगतान? तो वस्तु और सेवाओं का। वस्तु जिसे हम इंग्लिश में गुड्स भी कहते हैं, और सर्विस। और दूसरी चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए उस वस्तु द्वारा, रीपेमेंट। रीपेमेंट जिसे हम हिंदी में पुनर्भुगतान भी कहते हैं। और ये रीपेमेंट किसका होना चाहिए? तो ये डेट का होना चाहिए। डेट यानी कि कर्ज, लोन। तो इस डेफिनेशन को हम एक बार अच्छे समझते हैं कि यह है क्या। तो मनी या मुद्रा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई वस्तु आप मान लीजिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वे दो चीज़ों को स्वीकार करती हो। पहला चीज़ क्या है? पेमेंट स्वीकार करती हो कोई वस्तु का और उनकी सेवाओं का। इसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए आपको यह मार्कर खरीदना है, आपको यह मार्कर चाहिए, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो एक्सेप्ट करे पेमेंट? पेमेंट मतलब भुगतान। आपने कोई चीज़ ली, जैसे कि आपने ये पेन चाहिए, पेन को आपको चाहिए तो आपको देने पड़ेंगे पैसे। आप पैसे देंगे तो पेन ले लेंगे। तो इसने क्या किया? पेमेंट को स्वीकार किया। किसने? इस रुपए ने। और इसी प्रकार डेट को भी, ये रीपेमेंट को भी स्वीकार करता है। तो दोनों शर्तों को पूरा करता है, इसलिए मनी का एक रूप क्या है? रुपया। ऐसे विश्व में कई अलग रूप हैं। और साथ ही साथ ये तो हम रुपए की बात कर रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे भी मनी हैं जो रुपए ना होकर कुछ अलग अलग है। जैसे कि कोई वस्तु हो गई, जैसे कि गोल्ड, प्रॉपर्टीज जो हो गई, वो भी तो मनी के रूप में आती है ना, संपत्ति कहलाती हैं वे। तो मनी की बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि ये हो गई, ये रुपया हो गया, ये डॉलर हो गया, कुछ भी, वो दो चीज़ों को स्वीकार करे, एक पेमेंट और एक रीपेमेंट। तो मुझे लगता है कि इस तरह आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया कि मनी या मुद्रा होते क्या है। किंतु अभी कई अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि मनी और करेंसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि दैनिक रूप में या डेली यूज़ में इसे सेम माना जाता है। आप करेंसी की बात करेंगे तो वो मनी ही आए, मनी की बात करेंगे तो करेंसी ही है। किंतु कुछ अर्थशास्त्री इन दोनों को अलग मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि वे दोनों चीज़ें कैसे अलग हैं। पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो मैं आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि एक होता है मनी और एक होती है करेंसी। बेसिकली दोनों चीज़ें एक ही हैं, किंतु कई अर्थशास्त्री दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो अगर मनी की बात करें तो मनी एक क्या है? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट माना जाता है, व्यापक अवधारणा मानी जाती है मनी। कैसे? और आप साथ साथ नोट्स से बनाते चलिए ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो, कम समय में आप इसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि रिवीजन ही मेन जो है सक्सेस की मानी जाती है। तो मनी जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और जो करेंसी है ये इसी मनी का सबसेट है। अभी मैं इसको आपको हिंदी में भी बताऊंगा, सबसेट ऑफ मनी। तो मनी जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? धन। मनी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में धन कहते हैं। और करेंसी वही, इंग्लिश में इसे पैसा बोल सकते हैं या फिर मुद्रा बोल सकते हैं।
अब मैंने तो ऊपर मनी के बगल मुद्रा लिखा है, क्यों? क्योंकि मनी को प्रचलित रूप में मुद्रा ही कहा जाता है, किंतु इन दोनों को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में अंतर निकालेंगे, तो हमको उनके हिंदी वालों को भी देखना पड़ेगा, जो कि बेसिकली ये है, मनी मतलब धन। अब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट किस तरह है ये मनी? क्यों? क्योंकि यह जो होता है ये एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज के रूप में भी आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये। अभी मैं पॉइंट लिख रहा हूँ और फिर मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसमें क्या होती है, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, यानी कि ये काउंट किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ क्या है, ये इसकी वैल्यू होती है, मेजर ऑफ वैल्यू। तो यही इन तीनों चीज़ों के कारण ही मनी को क्या कहा जाता है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, यानी कि व्यापक अवधारणा मानी जाती है। तो आखिर ये तीन चीज़ें हैं क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और फिर मेजर ऑफ वैल्यू। तो पहली चीज़ है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको जब मनी का एग्जांपल दिया था, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, पेमेंट करनी है, उसके बदले में आपको मनी या पैसा देना पड़ेगा, जो कि हमने रुपए के माध्यम से समझा था। अब देखते हैं इसी को, जैसे कि मान लीजिए आपको टमाटर लेना है, आपको टमाटर चाहिए और आप गए सब्जी वाले के पास, या कोई शॉप गए सब्जी की, वहाँ पे आपको टमाटर चाहिए, तो उसके बदले में आपको जो भी देना पड़ेगा धन के रूप में, वह क्या होगा, वह मनी ही तो है। अब उसके सामने हमने उसको पैसे दे दिए, मान लीजिए कि 10 रुपये दे दिए, तो जब आप 10 रुपये देंगे तो वो उसके बदले में आपको टमाटर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, किसका, मीडियम का। और मीडियम क्या है, मीडियम है मनी, क्योंकि उसके बदले में हमें कोई ना कोई वस्तु मिली है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया मनी। और सेकेंड पॉइंट था यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि आप मनी को अलग अलग यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपये के 10 नोट हैं, तो आप इस तरह हिसाब लगा सकते हैं कि 10 रुपये के 10 नोट है, यानी कि 100। तो आपका जो पास मनी है वो कितना रुपया है, 100 रुपीज़ है। इससे क्या होता है, जो मनी धन होता है उसका आप काफ़ी आसानीपूर्वक कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको आप आसानी से माप सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं, और उसी हिसाब से उसका बहुत ही ईजिली उपयोग कर सकते हैं। जैसे लोन देना हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैंने आप किसी को लोन दिया, 100 रुपये का लोन दिया, तो जब मैं उससे पुनः अपना लोन या पैसा वापस मांगूंगा तो हो सकता है मैं उसमें कुछ इंटरेस्ट जोड़ूं, और इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ऐड होगी, और फिर जो भी अमाउंट आएगी वो आसानीपूर्वक मुझे मिल जाएगी। उसके लिए कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। हालांकि मनी कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू बताया ही था। एक तो बैंक नोट हो गए, कॉइन्स हो गए, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, और भी अदर चीज़ें जो इनका हमने डेफिनेशन समझा था, उन दोनों शर्तों को पूरा करता है वो क्या होगा, मनी। और तीसरा था मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ही तो है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पेन है, इस पेन की कुछ ना कोई वैल्यू होगी, वो अलग अलग रुपए में, अलग अलग धन में। जैसे कि मान लीजिए इस पेन के बदले मैं 1 ग्राम गोल्ड मांगूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। तो तीसरा पॉइंट है मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब यह है कि कोई न जो भी वस्तु होगी उसको मुद्रा या मनी के रूप में हम उसकी वैल्यू माप सकते हैं, कि इस पेन की वैल्यू रुपए में है तो ये 20 रुपए की है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 20 रुपये होगा। इस प्रकार ये बोर्ड है, ये इसका वैल्यू 1000 है, तो ये रुपए के हिसाब से 1000 इसकी वैल्यू है। अगर हम इसी को हम डॉलर में करें तो हो सकता है ये $2, $3 या $10 का हो। तो अलग अलग रुपए में, अलग अलग मुद्राओं में सबकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। और इसी में अगर हम गोल्ड की बात करें तो हो सकता है ये 1 ग्राम गोल्ड में ये पूरा बोर्ड आ जाए। तो अलग अलग मुद्राओं के मापन के रूप में हम किसको देख सकते हैं, मनी को, और उन वस्तुओं से उसको तुलना कर सकते हैं। और अब आते हैं करेंसी पे। तो करेंसी क्या है, सबसेट ऑफ मनी है, मतलब मनी के अंदर ही तो करेंसी, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था बैंक नोट, तो है तो ये भी मनी, करेंसी आखिर मनी ही है, किंतु यह मनी का एक रूप है, इसीलिए सबसेट कहा गया है। सबसेट मतलब उसका उपरूप है ये। और मेनली सबसेट किस में आता है, तो ये आता है फिजिकल मनी में। भौतिक जो मुद्रा होती है वही कौन सी भौतिक मुद्रा, जैसे कि रुपए हो गया, कॉइन्स हो गए, जिनका प्रचलन काफ़ी आसानी पूर्वक और काफ़ी पॉपुलर है, उसी को हम करेंसी या पैसा मानते हैं। तो यह था बेसिक डिफरेंस मनी और करेंसी में। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आया होगा और आगे आपको इन दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अधिकतर बच्चे इन कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, और
कई बार देखा गया है कि एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक डिफरेंस को अगर आप जानते हैं तो उनको आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी पूर्वक टैकल कर सकते हैं। तो मेरा पढ़ाने का पर्पज़ यही है कि आप अगर पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ को बारीकी पूर्वक ध्यान से पढ़ें, और कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम टाइम पे जब आप टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं या एग्ज़ाम में बैठे हों तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अच्छा ये क्या आ गया, इसके बीच में क्या हो सकता है। तो आप जब पता नहीं होता है तो हम कई चीज़ें और सोचते हैं और फिर जो आ रहा होता है वो भी गलत कर देते हैं। अब देखते हैं मनी की कौन कौन से फॉर्म है, यानी कि कौन कौन से रूपों में मनी विभाजित है, फॉर्म्स ऑफ मनी। तो बेसिकली जो मनी है, मुद्रा है, वो 3 रूपों में विभाजित है। उसको 3 रूप में हम मानते हैं। एक हो गया कमोडिटी मनी। वैसे तो मनी के बहुत सारे रूप माने जाते हैं, किंतु हम अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 रूपों में विभाजित कर रहे हैं। तो पहला जो रूप है वह है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी यानी कि वस्तु मुद्रा। दूसरा जो रूप है वह है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी यानी कि प्रत्ययी मुद्रा है ये। अब इसको हम सबको अलग अलग से पढ़ेंगे। और जो तीसरा रूप है वह है फिएट मनी। फिएट को फिएट से ही जानते हैं। अब आते हैं कमोडिटी मनी पे। कमोडिटी का मतलब जैसे वस्तु समझ में आ रहा है तो ये वस्तु मुद्रा है। वस्तु मुद्रा मतलब कोई भी वस्तु ले लीजिए, मान लीजिए कि उस टाइम पे ये चलती थी, अभी तो नहीं चलती है। ये शुरू में जब ह्यूमन बींग्स अपनी शुरुआती दौर पे थे तो वे वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दे देते थे। जैसे कि अगर मुझे टमाटर चाहिए तो, और सामने वाले को आलू चाहिए तो उसने मुझे आलू दे दिए, मैंने उसे आलू दे दिया और उसने मुझे टमाटर दे दिए। ऐसे ही एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी और ली जाती थी। तो ये जो कमोडिटी मनी थी ये उसी टाइम पे पॉपुलर हुई थी। तो उस टाइम पे मेनली जो होता था वो काफ़ी प्रीशियस मेटल्स जो थी, वस्तु मूल्य, जो बहुमूल्य मुद्राएं, धातुएं थी, वही उपयोग की जाती थी। और कहीं ना कहीं उसमें सेल्स जो थी, कौन सी सेल्स, तो वो जो कौड़ी वगैरह हो गई वो सब चलती थी वहाँ पे। और इनकी अपनी एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती थी। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब खुद की इनकी अपनी एक वैल्यू होती थी। इसको अभी हम एग्जांपल में समझते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू। तो मान लीजिए जो मेटल है वो गोल्ड हो गई। जिसकी आपने सुना होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो कुषाण वंश हो गया इंडिया में, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड के कॉइन्स लाए थे इंडिया में और उसको काफ़ी पॉपुलर किया था। तो वो जो भी एक कॉइन होगा गोल्ड का, मान लीजिए ये कॉइन है गोल्ड का, इसको उन राजाओं ने एक वैल्यू दी हुई है कि ये मान लीजिए कि ये 10 रुपए का या 10 कुछ भी होगा, उसका एक मूल्य है इसका। किंतु इसके अलावा भी तो ये गोल्ड है ना, तो ये तो वैसे भी अपने आप में बहुमूल्य मुद्रा हुई। बहुमूल्य इसका अपना एक मूल्य है। तो अगर इसको कहीं और भी ले जाएंगे जहाँ यह करेंसी नहीं चलती होगी, ये वाले सिक्के नहीं चलते होंगे, लेकिन गोल्ड के रूप में तो इसकी अपनी वैल्यू है ना, तो उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब खुद भी उसकी अपनी वैल्यू होगी। अब इसको हम और अलग तरीके से अगर समझें तो अगर हम देखिए अभी फिड्यूशियरी में आते हैं। फिड्यूशियरी क्या बोलते हैं? फिड्यूशियरी की प्रत्ययी मुद्रा ये जो होती है म्यूचुअल ट्रस्ट पे चलने वाली मुद्रा होती है। म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ बिटवीन पार्टीज, मतलब जो भी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं उनके बीच में एक आपसी विश्वास है, भरोसा है कि हाँ इस मुद्रा को हम उपयोग कर रहे हैं और सामने वाला भी इस मुद्रा का सम्मान करेगा और उसी प्रकार उसको उपयोग करेगा, उसकी उतनी वैल्यू समझेगा। तो बेसिकली ये जो फिड्यूशियरी मनी है ये जैसे कि बैंक के चेक्स हो गए और डिमांड ड्राफ्ट डीडी हो गए, ये इन्हीं पे अप्लाई होती है कि मैंने किसी को कुछ सर्विस दी या कुछ सामान लिया, उसके बदले उसने मुझे डीडी दे दिया या चेक दे दिया, तो मुझे भरोसा है कि ये चेक अगर मैं बैंक में जमा करता हूँ तो जो भी लमसम अमाउंट है वो मेरे खाते में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, दोनों पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट ही तो है कि इसने मुझे इसके बदले में चेक दिया है और मुझे ये उम्मीद है कि उतने ही पैसे उसके खाते में होंगे और जब मैं चेक लगाऊंगा बैंक में तो उसके खाते से वह पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। और लास्ट में जो फिएट मनी आता है, फिएट मनी के बारे में एक चीज़ जानते हैं कि ये इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? मतलब खुद की इसकी वैल्यू नहीं होती है। इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पहले 500 और 1000 के नोट चलते थे वो बंद हो गए हैं जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो उस टाइम पे मान लीजिए 2016 में बंद हुआ था अक्टूबर नवंबर में, तो उसके पहले जब 1000 का नोट चलता था तो उसकी तो पूरी वैल्यू थी 1000, लेकिन अगर इस टाइम पे उसकी वैल्यू तो 0 है। तो अगर मान लीजिए किसी के पास वह 1000 का नोट रखा हुआ है तो क्या उसकी उतनी ही कीमत होगी आज की? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो फिएट मनी होता है उसको गवर्नमेंट लीगल टेंडर बनाती है। अब ये लीगल टेंडर क्या है? तो लीगल टेंडर जब बना देती है करेंसी को या कॉइन्स को गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट हो या उसका सेंट्रल बैंक हो, तो उसके बाद वो जो करेंसी है वो बन जाती है फिएट मनी। और इस फिएट मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीगल टेंडर जुड़ा हुआ है। अब ये लीगल टेंडर क्या है?
इस लीगल टेंडर को समझते हैं। लीगल टेंडर मतलब कि जो वैधानिक नियम हैं उस पर ये आधारित रहती है। अब कौन कौन से वैधानिक नियम हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला एक जो लीगल टेंडर है, ये एक्ट है, वो है इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 का है। सिक्का अधिनियम, सिक्का अधिनियम का मतलब ये है कि जो सरकार है, भारत सरकार है, वह 1 रुपये से लेके 1000 तक के सिक्कों को जारी कर सकती है। सरकार को ये अधिकार है सिर्फ सिक्कों के लिए। और वही अगर नोट के लिए देखें तो RBI एक्ट है 1934 का। इसमें RBI के बारे में बताया गया है कि RBI अगर कोई बैंक नोट इशू करती है, जारी करती है, और जारी होने के बाद किसी भी बैंक में उसको उपयोग किया जा सकता है और उसको एक लीगल टेंडर माना जाएगा, यानी कि उसका उपयोग सभी करेंगे। और इंडिया में अगर कोई सिटीजन है तो उसको वह सिटीजन इस ट्रांजैक्शन के रूप में, यानी कि हस्तांतरण के रूप में, इसको मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं मानता कि इसकी कोई वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसको लीगल टेंडर बना दिया गया है। और इसी को हमने लीगल टेंडर तक कब हटा दिया था? 2016 में 1000 के नोट को, तो इसकी वैल्यू नहीं रह गई थी। तो उसी को मैं बता रहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बिल्कुल भी नहीं है। जो 2000 की नोट आई है बाद में 1000 होने के बंद होने के बाद, तो उसकी अपनी वैल्यू कुछ नहीं है, वो सिर्फ लीगल टेंडर है। यानी कि सरकार ने भरोसा दिलाया, आपने नोट में दिखा भी होगा, मैं धारक को 2000 या 500 जो भी नोट है उसको देने का वचन अदा करता हूँ। यानी कि सरकार और जो सेंट्रल बैंक है उनका प्रॉमिस है, उनकी वो ट्रस्ट है, उसी ट्रस्ट पे उन्होंने इसे लीगल टेंडर बनाया हुआ है। वैधानिक नियम से पारित करके सरकार ने इसे अधिनियम के रूप में, एक्ट के रूप में शामिल किया है। उस एक्ट या संविधान के रूप में ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उसको हम इसलिए उपयोग में ला रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक होती है लिमिटेड मनी, एक होती है अनलिमिटेड मनी। ये क्या होती है? तो जो लिमिटेड मनी होती है उसका मतलब ये है कि इन्हीं एक्ट, जैसे कॉइनेज एक्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि जो सिक्के होते हैं वे, जैसे आप गए और बहुत सारे सिक्के, 1 बोरी सिक्के जाकर जमा कर दिए कि बैंक वाले को बोल रहे हैं कैशियर को कि इसको जमा कर लो, तो आप क्या लगता है वो मना करेगा या नहीं मना करेगा? तो एक्ट के अनुसार ये है कि जो सिक्के होते हैं वे लिमिटेड मनी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उनको एक लिमिट तक ही आप उपयोग कर सकते हैं। और उसमें लिमिट बनाई हुई है 1000 की, यानी कि आप 1000 तक के सिक्के बैंक में या किसी दुकानदार को आप दे सकते हैं, वह मना नहीं कर सकता है। और वहीं अगर नोट के लिए देखा जाए तो उसमें भी नोटें हालांकि अनलिमिटेड मनी के रूप में दर्शाई गई हैं, उसमें शामिल हैं, किंतु उनकी भी एक लिमिट है कि आप 50,000 हो गया या 1 लाख हो गया, इस लिमिट तक ही आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अलग अलग ट्रांजेक्शन में अलग अलग लिमिट बनाई गई है। तो ये 2 तरह के सरकार ने डिसाइड किए हैं, एक लिमिटेड मनी और एक अनलिमिटेड मनी। अब हमने जान लिया कि जो मनी होता है वो उसके 3 फॉर्म होते हैं। एक कमोडिटी मनी की, यानी कि वस्तु मुद्रा, जो वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को ले जाते हैं, जैसे हमने गोल्ड का एग्जांपल समझा था, गोल्ड का जो सिक्का चलाया था, इसमें हमने ये देखा था कि इसकी अपनी खुद की एक वैल्यू होती है। अगर कहीं नहीं चलती है तो उसकी उस धातु के रूप में या जो भी उसकी अपनी वैल्यू है उसके हिसाब से उसे हम उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा जो फॉर्म था वो था फिड्यूशियरी मनी, यानी कि प्रत्यय धन। प्रत्यय जो धन होता है वो नाम से समझ में आ रहा है, प्रत्यय मतलब एक दूसरे के भरोसे पे ही ये चल रहा है, म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ बिटवीन पार्टीज लाइक बैंक्स, डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक्स। थर्ड जो था फिएट मनी था। फिएट मनी में हमने सबसे पहले जाना था कि इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, इसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं होती है। अब यहीं पे एक हालिया जो घटना हुई थी वो था 5 रुपये का जो सिक्का आया था पहले, आपने देखा वो काफ़ी बड़ा सिक्का आया था एक समय पे। वो सिक्के की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी। किस प्रकार थी? क्योंकि जब सिक्का रिलीज़ किया गया था तो उसको कई लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया था और उसको पिघला करके उससे ब्लेड बनाए जा रहे थे। जो ब्लेड होते हैं, जब आप सैलून में गए होंगे तो ब्लेड से शेविंग वगैरह करते हैं, तो वो वाली ब्लेड की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस ब्लेड को बनाया जाता था और ऐसा माना जाता है कि उस 5 रुपये के सिक्के को पिघलाकर लगभग 10 ब्लेड बनाते थे। और अगर 1 रुपये के एक ब्लेड बेच रहे हैं तो वो 5 रुपये के सिक्के से 10 ब्लेड बना रहे हैं, यानी कि 2 गुना मुनाफा कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि अच्छा इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है जो कि फिएट मनी भी है। तो इसीलिए फिर सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए सिक्के छोटे कर दिए और उनको काफ़ी पतले और हल्के बना दिए ताकि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो। क्योंकि अगर उनको इंट्रिंसिक वैल्यू दी जाएगी तो फिर उनका जिस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, सरकार इशू कर रही है जिस पर्पज़ के लिए, वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ऐसे ही पिघला पिघला कर सब दूसरा मिसयूज़ करेंगे तो फिर उसका जो मेन पर्पज़ है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला जो पर्पज़ है, एक दूसरे को विनिमय करने के लिए, वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो फिर इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि जो फिएट मनी हो उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो। और दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि इसका लीगल टेंडर माना गया। सरकार जब कानून बनाती है और उसको उसमें शामिल करती है तभी वह धन मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा सकता है किसी देश के अंदर। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि मुद्रा क्या होती है, फिर हमने देखा कि मुद्रा के रूप कौन कौन से हैं, और अब हम देखेंगे कि जो मुद्रा होती है मनी, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, आखिर क्या क्या काम होता है मनी के यूज़ करने से। तो मनी जो होती है उसके फंक्शन बेसिकली हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि जो मनी है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, मनी के जो मेन फंक्शन है, जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, मुख्य प्रक्रियाएं जिसके लिए मनी को हमने इतना पॉपुलैरिटी मिली है, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन।
फंक्शन ऑफ मनी। तो जो पहला फंक्शन है मनी का, उसको हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि प्राथमिक जो प्रक्रिया है, प्राथमिक जो कार्य है पैसे का, वह क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी को हम बोलते हैं प्राथमिक कार्य। फिर जो सेकेंड फंक्शन है उसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं, सेकेंडरी फंक्शन यानी कि द्वितीयक, इसको लिख देता हूँ द्वितीयक कार्य। और जो तीसरा है वो अदर पे आ जाएगा। और कौन कौन से जो अदर फंक्शन करता है मनी। तो जो पहला फंक्शन हम देखते हैं उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, उसके से हम बोले ई, वी और ए। ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो मनी के प्राथमिक कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो ई जो है, ई का जो मतलब है वो होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आ रहा है। फिर वी, वी मतलब वैल्यू, तो मेजर ऑफ वैल्यू। और जो तीसरा ए है, तो ए मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट। तो ये तीनों जो हैं मनी के प्राइमरी फंक्शन हैं, पैसा के प्राथमिक कार्य हैं ये। तो पहला हम समझते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आखिर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसको हमने पहले भी जान लिया है, वही चीज़ है फिर से, कि आप एक चीज़ के बदले मुद्रा को दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, उसके बदले फिर वह चीज़ को ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी कोचिंग में एडमिशन लेना है, और उस कोचिंग में एडमिशन लेना है, उसके फीस है मान लीजिए 10,000 रुपये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, रुपये यानी कि मनी, मुझे मनी पे करना पड़ेगा। और फिर मैं उस सर्विस को अवेल कर सकता हूँ, मैं एडमिशन ले सकता हूँ और फिर अपनी पढ़ाई जारी रख सकता हूँ। यह तो सर्विस के रूप में हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे बोर्ड खरीदना है, तो बोर्ड क्या है, एक वस्तु है, गुड्स है, तो उस गुड्स के रूप में मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये क्या हुआ, मीडियम है ना, ये पैसा तो मीडियम है। किसके बदले में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमने पैसा दिया और वहाँ पे कोई वस्तु जो है या सेवा है उसको हमने उपयोग कर लिया। तो मनी का प्राथमिक कार्य ही यही है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज करे, वस्तु का विनिमय करने के लिए। और जो दूसरा हमने पढ़ा मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू मतलब मूल्य, मूल्य को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये बल्ब है, तो इनकी अपनी अपनी वैल्यू है। और उस वैल्यू को हम किस मूल्य के रूप में निर्धारित कर रहे हैं, तो मनी के रूप में। क्यों, क्योंकि मनी के रूप में अगर आप किसी चीज़ का मूल्य निर्धारण करते हैं तो उसको काफ़ी आसानी पूर्वक लोग समझ सकते हैं, और आपसी जो है ट्रस्ट उसमें बिल्डअप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक रूपता बनी रहेगी कि जैसे ये पेन है, ये पेन 20 रुपये का यहाँ मिल रहा है, मैंने अपने दोस्त को बताया कि ये 20 रुपये का मिल रहा है, तो जब वो लेने जाएगा तो क्या बोलेगा कि मुझे 20 रुपये वाला पेन दे दो। तो दुकानदार को ही पता है कि 20 रुपये वाला पेन कौन सा होगा। तो इससे कितनी आसानी हो गई, क्यों आसानी हो, क्योंकि मूल्य आ गया, और मूल्य है मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में। तो इसलिए मेजर ऑफ वैल्यू करने में मनी का काफ़ी मेजर रोल रहता है। और तीसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट। अकाउंट का मतलब खाता भी होता है, और कहीं ना कहीं एक इकाई के रूप में भी इसको जानते हैं। तो जो मनी है, पैसा है, उसको हम अकाउंट के यूनिट के रूप में जान सकते हैं। किस प्रकार, तो इसको हम समझते हैं, मनी का हम यूज़ करते हैं, इसको कई रूप में समझते हैं। इसको इंडियन पर्सपेक्टिव में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, 50 की नोट है, 100 की नोट है, ऐसे मेरे पास कई सारे नोट हैं। तो अगर मैं यह सोचूं कि मेरे पास कुल कितना पैसा है, तो क्या मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ, एग्जैक्ट मतलब सटीक अनुमान, सटीक गणना कर सकता हूँ, कैलकुलेशन कि मेरे पास कुल कितना पैसा है? बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ सबको काउंट करना है, सबकी अपनी अपनी यूनिट है कि मेरे पास 10 रुपये कितने सिक्के हैं, फिर 50 रुपये कितनी नोट हैं, 100 रुपये कितनी नोट हैं, ऐसे मैं मल्टीप्लाई करते करते टोटल ऐड कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कुल कितना पैसा है। तो एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में मनी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब भी हम किसी की टोटल नेटवर्थ या टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट जब चेक करते हैं, तो मनी काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है और हम काफ़ी आसानीपूर्वक कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू जब डिसाइड करनी होती है। उसी प्रकार अगर जैसे हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कहीं डेट है, कहीं लोन है, तो उस लोन को परचेज करने के लिए, उसको रीपेमेंट करने के लिए हम मनी को जब एट द एंड मीडियम बनाएंगे, तो वो काफ़ी आसानीपूर्वक हम समझ जाएगा, अच्छा इसको इतने रुपये देना है और इससे इतने रुपये लेना है, तो हमारे पास कुल कितना पैसा है। तो ये प्राइमरी फंक्शन थे, कौन कौन से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, वस्तु के विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य को मापक के रूप में, और इकाई के रूप में किसी भी मूल्य के, किसी भी वस्तु के। ठीक है, सेकेंडरी जो है फंक्शन देखते हैं। तो इसमें भी एक ट्रिक है एस, टी और एच वाली, एस, टी, एच। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था ई, वी, ए। ई मतलब एक्सचेंज, वी मतलब वैल्यू और ए मतलब अकाउंट। तो उसी तरह मैंने ट्रिक बनाई है एस, टी, एच की। तो आखिर ये ट्रिक कैसे अप्लाई होती है, तो जो एस है सेकेंडरी, तो यहाँ पे जो एस होगा वो स्टोर है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकेंड टी मतलब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और तीसरा है एच मतलब हेल्प, हेल्प इन पेमेंट।
अब इसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। तो जो सेकेंडरी फंक्शन है मनी का, उसमें पहला पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब नाम से ही आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। स्टोर मतलब एकत्र करना, किसको? वैल्यू को, यानी कि मूल्य को। तो मूल्य के एकत्र करने के लिए जब हम मनी को एक मीडियम बनाते हैं तो वह भी काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। कैसे? अब आपको अगर मान लीजिए आपको मैं पूछूं कि आपके पास टोटल कितना संपत्ति है, पैसा ले लो, धन ले लो, गोल्ड ले लो, कार या फिर घर और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ और आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर आप उसको टोटल करके बताओगे तो आप उसको एक मनी के रूप में बताओगे ना कि सर मेरे पास 1 मिलियन रुपीज़ है या 10 करोड़ रुपीज़ है। तो स्टोर के रूप में काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम मनी को लेते हैं। वही तो सेकेंडरी फंक्शन है। और सेकेंड है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे आपका पूरा जो भी प्रॉपर्टी है, धन है, मुझे आपको उसको खरीदना है, मुझे आपका घर खरीदना है, तो क्या करोगे आप बोलोगे सर मुझे आप इतना पैसा दे दो, तो मैं आपको पैसा दूंगा, ट्रांसफ़र करूंगा ना, तभी तो आप मुझे अपना घर दोगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम मनी का उपयोग करते हैं। और इसमें एक लिमिट, ये भी एक लिमिट नहीं है कि आप कहीं बाहर भी तो उसको यूज़ कर सकते हैं ना। जैसे आप इंडिया का रुपए है, उसको लेकर आप अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे एक एक्सचेंज यूनिट होती है, तो उसमें क्या होता है, आपको रुपए ले लिए जाते हैं, उसके बदले में रुपए का जो भी वैल्यू चल रही होती है इन पर्सपेक्टिव ऑफ डॉलर, तो वहाँ पे आपको डॉलर दे दिया जाता है। तो अब आपकी जो करेंसी है वो चेंज हो गई है। अब ध्यान कीजिए, हमने करेंसी पढ़ा था शुरू में, करेंसी और मनी में डिफरेंस किया था। तो जो करेंसी होगी वो उस पर्टिकुलर कंट्री में अप्लाई होगी। जैसे कि यूएसए में है डॉलर, अमेरिकी डॉलर, तो वहाँ पे इंडियन रुपया नहीं चलेगा, लेकिन उसकी भी वैल्यू है। अब तो उसको हमको एक्सचेंज कराना पड़ेगा कि इंडियन रुपये को हम, हमारा जो इंडियन रुपया है उसको आप एक्सचेंज कर दो किसमें? यूएस डॉलर में। तो उस यूएस डॉलर में जब हम एक्सचेंज कर देंगे तो वहाँ पे उसकी वैल्यू डॉलर में आ जाएगी, और कहीं ना कहीं वो मनी ही तो है। थर्ड था हेल्प इन पेमेंट्स। आपको कहीं भी कोई पेमेंट करनी है तो किस में करोगे? बेसिकली मनी में ही तो करोगे, करेंसी में करोगे। और जो अदर जो फंक्शन है मनी के, उनमें से एक ये है कि जो मनी है वो बेसिस है क्रेडिट सिस्टम का। क्रेडिट सिस्टम मतलब कुछ भी लोन लेना है, डेट लेना है कहीं पे कुछ, जैसे नहीं बहुत सारे बैंक चलते हैं, तो बैंक क्या है? क्रेडिट सिस्टम ही तो है। जिसको पैसा चाहिए वो उसको पैसा देते हैं, और जिसके पास पैसा है वो बैंक उसको ले लेते हैं और जमा कर लेते हैं। अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, तो यही तो क्रेडिट सिस्टम है। और तो उस बैंक, जैसे आप बैंक हमने पढ़ने वाले हैं, हमने बताया था आपको कि हम बैंक पढ़ने वाले हैं, तो उस बैंक की कार्यप्रणाली को जानने से पहले हमने मनी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मनी जो है वो उस बैंक प्रणाली की एक सबसे बेसिक इकाई है, मूलभूत इकाई है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सिस्टम की ही जो यूनिट है बेसिस है वो क्या है? मनी है, पैसा है, करेंसी है। तो इसलिए क्रेडिट सिस्टम में जो बेसिक होगा वो क्या होगा? मनी होगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो यह है कि अगर आपको मेजरमेंट करना है किसी की नेशनल इनकम का, तो किस में करता है? मनी में ही तो करता है नेशनल इनकम का मेजरमेंट। राष्ट्रीय आय की गणना किस में होती है? मनी में ही तो होती है। जैसे कि सबको पता है कि जो पहली दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? अमेरिका है। तो वो किस आधार पे है? पैसे के आधार पे ही तो है ना, मुद्रा के आधार पे ही है ना। फिर दूसरी हम देखेंगे तो चाइना बोलते हैं, फिर तीसरी इंडिया बोलते हैं। तो ये किस आधार पे? सब है पैसे के आधार पे। तो किसी भी राष्ट्र की नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो वह मनी के आधार पर ही की जाती है। तो बच्चों इस तरह हमने जान लिया कि मनी, मुद्रा क्या होती है, मनी और करेंसी क्या में दोनों के क्या डिफरेंस होते हैं, मनी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, मनी कौन कौन से रूप में विभाजित की गई है। हमने उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 रूपों में समझा था, कमोडिटी, फिडुशियरी और फिएट मनी। फिर हमने देखा कि मनी के कौन कौन से फंक्शन हैं, मनी कौन कौन से कार्य करती है, तो उसको भी हमने पढ़ने के नज़रिए से उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और अन्य कार्य। प्राथमिक कार्य में हमने पढ़ा एक ट्रिक थी EVA की। ई मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वी मतलब मेजर ऑफ वैल्यू, और ये मतलब होगा यूनिट ऑफ अकाउंट। फिर हमने सेकेंडरी जो फंक्शन पढ़ा हुआ था STH। एस मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू, ई मतलब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और एच मीन्स हेल्प इन पेमेंट्स। फिर हमने अदर जो फंक्शन पढ़े वो था बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, एंड देन जब हम कैलकुलेट करते हैं क्या? नेशनल इनकम। तो इस तरह हमने मनी के बारे में लगभग पूरी बातें जान ली हैं। और कल से हम क्या पढ़ेंगे? बैंक, कि बैंक कैसे कार्य करते हैं, इंडिया में बैंक कैसे इमर्ज हुए हैं, RBI कैसे आया, SBI कैसे आया, और ये कैसे इंडिया में काम कर रहे हैं और कैसे इंडिया की इकॉनमी को बूस्ट कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी है भारत की, वो कैसे बनाई जाती है, उसको बनाते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मनी के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहेगा, हो गया। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।